हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम यूपी पीसीएस प्रीलिम परीक्षा के जो भी प्रश्न पत्र हैं उनको आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। उससे हम समझेंगे कि क्या ट्रेंड है, किस तरीके के प्रश्न यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रीलिम परीक्षा में। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, किस तरीके की पेपर की डिमांड है और किस तरीके से हम इनका कवरेज बना सकते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट वगैरह, कैसे फैक्ट वगैरह इन सब पे कैसे आप कमांड बना सकते हैं। तो आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं नाइट में सुबह का 4 बज रहा है और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। पूरा 2 घंटा लग गया है मुझे पीडीएफ सर्च किया, फिर पीडीएफ आप लोगों के लिए पीडीएफ मैंने एडिट किया, पूरा पीडीएफ मैंने तैयार किया है ये अभी, क्योंकि देखो टाइम लगता है, चीजें तो बहुत कुछ अवेलेबल होती है मार्केट में लेकिन इन पे मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा रहती है, तो उन चीजों को फिल्टर करना कंप्लीटली और पूरा पीडीएफ तैयार करना इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन इसी के बदले ये है कि आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कोई भी कमेंट्स हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। अपकमिंग किस टॉपिक पे मुझे वीडियो लाना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ या ये लाओ, तो मैं वो सब भी आप लोगों के लिए न्यू न्यू इनिशिएट स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नेम है जिसे आप सर्च कर सकते हैं इस नाम से। ये कंप्लीटली यहाँ से ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नेम है, इंसाइटफुल स्टडी आईएएस। और ये आप लिंक अगर आप पुट करेंगे तो इससे भी आप सर्च कर पाएंगे। टेलीग्राम पे क्या है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन अभी ये 2022 वाले की पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि मैं इसको किसी साइट के थ्रू अपडेट कर रही थी, कुछ इसमें मार्केटिंग थी तो उसको मैंने हटाया है, पीडीएफ एडिट किया है। लेकिन एडिट किया है तो वो दिन मतलब पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दे तो रहा है, लेकिन कार्ड पे करना पड़ रहा है। पे करने के लिए भी मैं रेडी होगी, लेकिन पे करने के साथ ना वो पूरा डेबिट कार्ड का फोटो मांग रहा है कि उसमें आप एक्सपायरी डेट डालो, उसमें आप पूरा नंबर डालो, पूरा मतलब कार्ड स्कैन करने के लिए बोल रहा है। तो ये काफी रिस्की है, ये मैं नहीं कर सकती क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल कितना ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। अगर डायरेक्ट पेमेंट वो लेता पेटीएम के थ्रू तो मैं ये पीडीएफ पे करके उसको ले लेती, लेकिन वो उसमें मेरे को अपना पूरा डेबिट कार्ड उधर अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद वो पे पीडीएफ देगा, तो इसलिए मैं नहीं की हूँ। लेकिन आप लोग इसको कर लीजिए, ऐसे ही मैं अच्छे से करा दूंगी, साथ ही पीडीएफ की व्यवस्था मैं आप लोगों के लिए जल्दी कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर तो बनता है, अगर पसंद नहीं आ रहे तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप लाइक शेयर मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसमें हम करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम परीक्षा 2022 का प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास से। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा गया था? प्रश्न है पहला कि निम्न में से किस स्पूत में आर्यक रस्तम वाले मंच की विशेषता मिलती है? किसमें मिलती है? अमरावती में। अब थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि अमरावती स्तूप में आर्यक रस्तम अथवा आर्यक रस्तम वाले मंच की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। यह आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के अमरावती गांव में स्थित है। अगला है कि निम्न में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? कौन सा कहता है धार्मिक संश्लेषण के बारे में? 12वां शिलालेख। डिटेल जानते हैं कि अशोक का 12वां शिलालेख कहता है कि सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है और हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अंततः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण के बारे में प्रमाण मिलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन हमारे यहाँ पे सही है। देखते हैं क्या क्या है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा है कि इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ठीक है, दोनों फैक्ट आपके करेक्ट है। शक विजय के उपरांत में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुसरण पर पहली बार रजत मुद्राओं को प्रचलित किया था और इन मुद्राओं का वजन सामान्यतः 30 से 33 ग्राम तक होता था। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं?
यहाँ पे सॉल्यूशन है ये आपका मोहनजोदड़ो और लोथल से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर नाव के चित्र तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मोहर प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही से उत्तर चुनिए। तो हम सीधा डायरेक्ट प्रश्न पे पहुंचते। देखो प्रश्न यहाँ पे दिया है कि रामा अनुज कौन सा करेक्ट है, माधवाचार्य के लिए कौन सा, निम्बार्क और बल्भाचार्य के लिए। तो हम सीधा यहाँ पे देखते हैं करेक्ट क्या है। रामानुज का है विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य का है द्वैतवाद, निम्बार्क का है द्वैतवाद, बल्भाचार्य का है शुद्ध द्वैतवाद। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है पहला आपका, लेकिन जो सही है हम पहले उनको पढ़ लेते हैं, रॉन्ग को बाद में करेक्ट करेंगे कि क्यों रॉन्ग था। पहला है बी, दूसरा है बी ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन अरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्ता द्वितीय किससे संबंधित था, देव वर्णाक अभिलेख। सर्ववर्मन का ताम्र मुद्रा अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ था। ठीक है, असीरगढ़ से प्राप्त हुआ था, ये इसका करेक्ट है जो कि वहां पे गया दिया गया है। अब देखते हैं, देखो 6 प्रश्न आए थे आपके प्राचीन इतिहास से, तो ये आपको पता चल गया कि आपको प्राचीन भारत को कितना, प्राचीन इतिहास को आपको कितना मतलब ध्यान देना है। 6 प्रश्न आपके यहाँ से बने थे। अब देखते हैं मध्यकालीन इतिहास निम्नलिखित से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक्त सप्ती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था। कौन थे, ख्वाजा जिया उद्दीन नक्साबी। सुक्त सप्ती का फारसी में अनुवाद तूतीनामा ख्वाजा जिया उद्दीन नक्साबी द्वारा किया गया था। नक्साबी एक फारसी चिकित्सक और सूफी संत थे। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रमान व्यवस्थित कीजिए। थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी, पहले ये खत्म कर देते। बनारस के पास सूजा की पराजय कब हुई थी, फरवरी 1658 में। धर्मत में विजय कब हुई थी, 15 अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी, 29 मई 1658 में। और देवराय की लड़ाई कब हुई थी, 1659 में। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाह रही थी, रुको पहले मध्यकालीन वाला खत्म कर लेते हैं तब। देखो यहाँ पे सूची 1 को सूची द्वितीय थी आपको सुमेलित करना है। ये आपको दिया गया है। सुल्तानगढ़ी किस का निर्माण करता कौन था, लाल महल किसने बनवाया था, जमात खाना मस्जिद किसने बनवाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। हम सीधा इनको मैच करते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता होगा इसके आंसर। जैसे सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल बलबन, जमात खान मस्जिद खिजर खान, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जमात खान मस्जिद का निर्माण खिजर खान ने करवाया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प सी को माना है। देखो बिल्कुल उत्तर प्रदेश आयोग की ये भैया हमेशा से ये दिक्कत रही है। ये इनका सिंपल है कि हम गलत को आंसर मानेंगे, बताओ तुम क्या करोगे, और हम स्टूडेंट कुछ कर नहीं सकते। इनकी ऐसे ही जबरदस्ती इम्पोज करने वाली इनकी ये नीति है कि ये जबरदस्ती बोल देंगे नहीं आंसर है 2 तो हम मानेंगे 1, तुमको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। बच्चे आरटीआई फाइल कर करके बेचारे हिम्मत हार के दोबारा से अगली प्री के लिए लग जाते हैं। जैसे अब 12 अक्टूबर के लिए लग गए होंगे सभी लोग। जैसे 10वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर है डी, और सीधा हम आंसर में देखते हैं क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम है गुजरात 1299 ईस्वी में, रणथंबोर है 1301 ईस्वी में, चित्तौर है आपका 1303 ईस्वी में, वारंगल है 1310 ईस्वी में। ठीक है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे, मारवाड़। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा मारवाड़ से संबंधित है। ये मारवाड़ के शासक मालदेव के सरदार थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। ये आपको दिए हुए हैं। 12वां प्रश्न, मुदकी का युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध, शंकर खेड़ा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। अब हम इनको देखते हैं राइट आंसर क्या क्या है। जैसे शंकर खेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था, पोर्टोनोवा का युद्ध आपका 1781 में हुआ था, मुदकी का युद्ध आपका 1885
45 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां ने प्रदान किया था। ठीक है, बनारस के संस्कृत हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को शाहजहां द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। कविंद्र कल्पता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रेरित की थी। उन्होंने बादशाह से निवेदन कर बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे सूची 1 को सूची द्वितीय से सुमेलित करना है। एक भी आपको पता हो ना, देखो इसमें सूचियों का क्या रहता है कि एक भी आपको पता हो ना, वहीं से आप सीधा पकड़ लेना। ट्रिक रह जाती है इसमें यही कि एक भी आपने करेक्ट कर लिया, वहीं तक आप इसको जाके आप इसको मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। जैसे कि तलार राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, पटकोल है ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी, सहसा सहसाधिपति है आपका चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी, बलाधिपति है चुंगी का संरक्षक। ठीक है, मैं आपको एक बात ये बोलना चाहती थी, जैसे कि अब यहाँ पे हमने मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास दोनों को कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को लगा होगा कि थोड़े से टफ प्रश्न यहाँ पे आपको लगे, क्योंकि आप जो जनरली आप लूसेंट पढ़ रहे होंगे या घटना चक्र पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा सा कम मैच कर रहा होगा, मैच कर रही होंगी चीजें, लेकिन थोड़ा सा आपको टफ लेवल लग रहा होगा। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये प्राचीन और मध्य से थोड़ा सा टफ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपकी हालत खराब नहीं होगी, पेपर में सारे बच्चों की होगी, क्योंकि लेवल थोड़ा अटपटा ही रहता है। कुछ ऐसे ये प्रश्न पूछ लेते हैं, कुछ प्रश्न होंगे जो आप बना पाएंगे। जैसे कि यहाँ तक हमने कर लिया है, 14 प्रश्न थे, तो आप 7, 8, 10 प्रश्न आसानी से कर लेंगे। 4, 5, 6 प्रश्न आपको इतना दुखी कर देंगे कि आप जब पेपर से बाहर निकलेंगे तो आप यही कहते हुए निकलेंगे कि यार इतिहास बहुत टफ आया था, इतिहास हिस्ट्री से प्रश्न बड़े टफ आए थे। क्योंकि 4-5 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनकी आपको एकदम हवा भी नहीं लगेगी कि पूछे कहाँ से गए। इवन जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री होगा ना, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दुखी नहीं होना है। कुछ कुछ पोर्शन ऐसे रहते हैं किसी भी पेपर में ना, जो बहुत टफ रहते हैं। वहां पे ना अपने दिल को थोड़ा थाम के रखा करो कि चलो ठीक है, इसमें अगर 15 प्रश्न भी आ रहे हैं तो हम 10 कर पाएंगे अच्छे से, उतने पे ही खुश है। 5 को एकदम उधर ही छोड़ दो, क्योंकि 5 के लिए दुख दर्द नहीं मनाना है, क्योंकि आपने पैटर्न एनालाइज कर लिया है कि इसका जो लेवल आता है थोड़ा टफ आता है, और इस चीज के लिए आप प्री प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आप प्रेशर फील नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में। मैं ये कहना चाहती थी। चलिए आगे है कि आधुनिक इतिहास। सूची 1 को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए। वही सूचियां इसमें दी हुई हैं, सीधा आपको पता होगा तो आप मैच कर लेंगे। हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं यहाँ पे। डीके कार्वे सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन के। जेई बैथून कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की इन्होंने। ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य। बी.एम. मालवारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। ठीक है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले, जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा दलित और वंचितों को न्याय दिलाने का कार्य किया था। 17वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे ही आपको दिया हुआ है गदर पार्टी की स्थापना, चीटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, और चौथा है आपका केंद्रीय असेंबली बम कांड। चलिए अब देखते हैं कि क्या है इनका क्रम। जैसे ये क्रम है, इसका आंसर है ए, लेकिन हम क्रम देखते हैं पहले कि गदर पार्टी की स्थापना की गई थी आपकी 21 अप्रैल 1913 में, और बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई थी 1914 में। केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। चिटगांव सत्रागार छापा हुआ था आपका 18 अप्रैल 1930 में। 18वें प्रश्न पे चलते हैं हम। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे?
आंसर तो देखो इसका कुछ भी नहीं है यहाँ पे मेंशन, हम सीधा डिटेल पढ़ते हैं कि डिटेल में क्या दिया। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन नाम से कोई भी संस्थान इतिहास में नहीं रही है। ये यूपीपीसीएस आयोग है। श्री कृष्णम सरला की पुस्तक इंडियन रिवॉल्यूशनरी में 1757 से 1761 वॉल्यूम 3 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल आदि द्वारा वर्ष 1928 में गठित संस्था का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बताया गया था। ये कोई पुस्तक है, उसमें ये तो मैंने भी नहीं सुनी है। हम यूपीएससी वाले इतनी सारे इतिहास की किताब पढ़ते हैं, पता नहीं कौन सी। अब ये सरला पब्लिकेशन भैया नहीं निकल के आई है, तो कोई नहीं, देखते हैं। परंतु तत्कालीन दस्तावेज और इतिहास की प्रामाणिक पुस्तकों में इस संस्था का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, बिल्कुल सबने यही पढ़ा है। अतः आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न में एक त्रुटि संस्था के नाम की है और दूसरी यह कि विकल्प संस्थापक सदस्यों के नामों पर विचार करें। तो यतीन्द्र नाथ मुखर्जी वर्ष 1915 में ही शहीद हो गए थे। गोपेंद्र चक्रवर्ती और धरणी गोस्वामी कलकत्ता अनुशीलन समिति के सदस्य थे, साम्यवादी आंदोलन से जुड़े हुए थे और मेरठ षड्यंत्र में अभियुक्त रहे थे, परंतु ये दोनों एसआरए के सदस्य नहीं थे। व्यामिश चंद्र मुखर्जी उदारवादी नेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे थे। एचएसआरए के संस्थापक सदस्यों की पुष्टि से कोई भी विकल्प नहीं है। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है वो भी रॉन्ग है और जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो नाम दिए गए हैं वो भी रॉन्ग है। इट मीन्स कि कंप्लीट क्वेश्चन ही फ्रेम रॉन्ग किया गया है। अब हम देखते हैं कि ज्योतिबा फूले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। ज्योतिबा फूले जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। महात्मा ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में अछूत और महिला शिक्षा का कार्य आरंभ करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। दलित और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। देखो कितने प्रश्न पूछे गए हैं, हिस्ट्री से आपके 20 प्रश्न आए हैं, ठीक है, कंप्लीटली तीनों पोर्शन में मिला के आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। अब हम देखते हैं भूगोल। सबसे पहले है भारत का भूगोल। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो इसका आंसर दो माना है आयोग ने, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। हम डिटेल पढ़ते हैं कि भूतापीय ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती है बल्कि पृथ्वी के भीतर के भाग में होने वाले नाभिकीय अभिक्रियाओं से व्युत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक द्वारा मुक्त होती है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिकीय ऊर्जा दो विधियों और यथा विखंडन एवं संलयन द्वारा उत्पादित हो सकती है। देखो स्पीड थोड़ा कम होगी, तो जिन लोगों को स्पीड कम लगे वो स्पीड बढ़ा के इस वीडियो को सुन लेना, क्योंकि बाकी बच्चे भी हैं तो सबको साथ में लेके चलना है। तो एक एवरेज स्पीड ही रखनी है, क्योंकि यहाँ हम डिस्कशन थोड़ा सा बना के चल रहे हैं, क्योंकि जल्दी से कोई क्विक रिविजन नहीं करना है कि मैं स्पीड में बाकी जो क्लासेस ले रही हूँ जैसे कि बजट वगैरह या एग्रीकल्चर का जो भी आपको कराई हो तो काफी स्पीड में उसको करा दी, क्योंकि वहां पे आपको फैक्ट को जल्दी से रटना था, देखना था। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं चीजों को, तो थोड़ा स्लो रहेगी स्पीड, तो आप लोग स्पीड बढ़ा के सुन लेना, कम लगे जिसको भी। 22वां के निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? केरल रबड़, ठीक है। भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। भारत के शीर्ष 3 रबड़ उत्पादक राज्य कौन से हैं? केरल, त्रिपुरा और कर्नाटक। यहाँ पे भी सूची 1 को सूची द्वितीय से आपको सुमेलित करना है, जिसमें एक तरफ पहाड़ी दी गई है, दूसरी तरफ भारतीय राज्य दिए गए हैं, जैसे कि बटेश्वर पहाड़ी, बेल्लारी श्रृंखला, चिन्ह श्रृंखला, दोषी पहाड़ी इधर दिया गया, हरियाणा, मणिपुर, बिहार और कर्नाटका। चलिए मैच कराते हैं, क्या है यहाँ पे। बटेश्वर पहाड़ी आपका बिहार में, चिन्ह श्रृंखला आपकी मणिपुर में, दोषी पहाड़ी आपकी हरियाणा में, बेल्लारी श्रृंखला आपकी कर्नाटका में। अब देखते हैं कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है।
तो यहाँ पे आपकी पहली और दूसरी हिमालय में आपकी स्थित है, जैसे चोआओ और लहत्सो। चोआओ और लहत्सो हिमालय पर्वत में अवस्थित पर्वत श्रृंखलाएं, जबकि अन्नामलाई और सीरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। यहाँ पे भी आपको फाइंड करना है कि रॉन्ग कौन सा है। रॉन्ग है आपका यहाँ पे थर्ड, तीसरा वाला हम राइट देख लेते हैं। बालको, कोरबा, इंडालको है आपका हीराकुंड और हिंडालको है आपका रेनकूट। ठीक है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा, इनका कोई समाधान नहीं है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी मालको मैंटूर सलेम जिला तमिलनाडु में अवस्थित है, ना कि ये चेन्नई में। यहाँ पे ये रॉन्ग था। यो मालको है मतलब मद्रास एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पे है आपकी, चेन्नई में है। और ये इंडालको आपकी हीराकुंड से है और बालको आपकी कोरबा, हिंडालको आपकी रेनकूट से संबंधित। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नीचे दिए गए दो वक्तव्य, नीचे दिए गए एक अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। आपका जो अभिकथन है उसमें आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि जब भी पढ़ो ना इसको क्योंकि लगा के पढ़ना, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। अभी चलो सॉल्यूशन पढ़ते हैं। जैसे कि इसका आंसर था आपका बी, बिल्कुल दोनों ही आपका स्टेटमेंट राइट था और वो एक दूसरे को मैच भी कर रहा था व्याख्या के साथ। जैसे कि यहाँ पे कि आगरा है आपका इस अक्षांश पे 27 डिग्री और ये भी आपका 27-13 लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। ये आपने पढ़ा ही होगा। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से आ गया लिस्ट मैच कराने के लिए। लिस्ट वही है, दूध सागर, बरकाना, खानदार, पलानी, ये पर्वत दिए हुए कर्नाटका, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गोवा। हम सीधा मैच कराएंगे। दूध सागर गोवा, बरकाना कर्नाटका, खानदार उड़ीसा, पालनी हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ट्रिक शेयर करना चाहती थी। ट्रिक शेयर करने का ना सबसे एक तरीका होता है, जहाँ पे भी आपको ये देखो ना मैच जिसमें दो मैच कर रहे हो, जिसमें दो मैच कर रहे हो, मतलब एक पेयर मैच कर रहा हो कंप्लीटली, थोड़ा सा वहां पे आप सतर्क रह जाना कि उनमें से ये एक आंसर होगा। यहाँ पे तो दो दो पेयर मैच कर रहे हैं, जैसे ए में यहाँ पे 4-4 है, यहाँ पे सी का भी ना 2-2 है। अगर ये एक पेयर भी मैच करता ना, एक पेयर, तो भी आप अलर्ट हो जाते कि अलर्ट हो जाना कि हाँ इन दोनों में से ये एक आंसर होगा। इस तरीके से थोड़ा आप यहाँ पे अपना दिमाग लगा सकते हो। ये मेरा कई क्वेश्चनों में अच्छे से एनालाइज किया हुआ है, स्पेशली यूपीएससी वाला मैंने ये एनालाइज किया हुआ है कि यूपीएससी में ये कंप्लीटली वर्क करता है, पीसीएस में भी करता है। कई चीजों में मैंने देखा है, पीसीएस के कई पेपर को मैंने एनालाइज किया, तो वहां पे भी आप जब आप एकदम फंस रहे हो और कोई चीज ना पता हो तो इस तरीके की थोड़ी ट्रिक लगाने की कोशिश करना। 28 भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। खंबात की खाड़ी भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात तट गुजरात में है। 29 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। महानदी। ठीक है, थोड़ा देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में महानदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में दिया हुआ है। कितना है, 1,41,589 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में दिया गया है। उसके बाद में नर्मदा बेसिन का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य के 98,796 वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है। कावेरी बेसिन का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में दिया हुआ है। देखो अब आपको इसको कैसे यूटिलाइज करना है, आप इस बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना बिल्कुल नोट्स बना लेना। जैसे कि कावेरी बेसिन में 4 लोकेशन बिलोंग करती हैं आपकी, वो 4 लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ताप्ती बेसिन में, ताप्ती बेसिन महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी के बीच में इसका विस्तार है, तो ये आपको एकदम लोकेशन पता रहनी चाहिए कि भाई एमपी से ये नदी निकलती है, किधर किधर ये फ्लो होती है, फिर कहाँ जाके अपना पानी ये फाइनल मतलब कहाँ पे जाके पानी अपना ड्रेन करती है, तो ये आपको पूरा आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी दो सही सुमेलित हैं।
नहीं पता है, यहाँ पे कोई आंसर इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन हम देखते हैं डायरेक्ट आंसर सॉल्यूशन पढ़ते हैं कि जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार कुकी जनजाति पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश में, और यानदी मुख्यतः आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ना कि राजस्थान में। तमिलनाडु में पलियन जनजाति पाई जाती है, उड़ीसा में खरिया जनजाति पाई जाती है, ना कि केरिया। अगला है आपका वही मैच करने वाला आ गया दोबारा से। देखो मैंने जैसे आपको ट्रिक बताई थी ना कि जहां पे दो पेयर मैच कर रहे हो वहीं अलर्ट हो जाना। देखो यहाँ पे भी मान लो एक ही पेयर मैच करे, एक एक दोनों में आ रहा है कॉमन लगातार, यहाँ पे भी कॉमन एक एक में लगातार आ जाए, मतलब अलर्ट हो जाओ, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, फिर अपना दिमाग लगा लेना अपने हिसाब से। गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे आपका दूसरा और तीसरा आपका सही है, बाकी सब गलत है। जैसे कि भारत के संदर्भ में निम्न के कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, बताओ कौन से नंबर का है? 7वां। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल सही है। भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है, ना ना ना, उष्णकटिबंधीय में नहीं आता है पूरी तरह से, ठीक है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वां बड़ा देश है, ना कि छठवां। और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार ये है आपका 6 डिग्री और 37 डिग्री। आप ये इतना याद रख लो, आगे वाला तो आप पीछे ऐड कर लेना। उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार आपका 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। इस प्रकार कथन 1 और 4 गलत है, कथन 2 और 3 सही है, क्योंकि भारतीय स्थलीय भाग के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के मध्य से गुजरती है। अगला है कि खान, ये देखो करंट ओरिएंटेड है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये क्या पढ़ना, इसमें करंट का कुछ अपडेट दिया हुआ है, बट देखते हैं कुछ अगर ठीक लगता है तो। क्या है इसमें कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लोयस के प्रमुख उत्पादक हैं? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हमेशा ही रहे हैं, वैसे भी देखो एक स्टैटिक पोर्शन जब आप पढ़ते हो वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का ही नाम रहता है, लेकिन ये करंट अपडेट के थ्रू इसको बनाया गया है, तो हो सकता है कि चीजें बदल जाएं। तो करंट ओरिएंटेड था ये, थोड़ा जैसे बोलते हैं ना कि जियोग्राफी में किस तरीके के प्रश्न करंट अपडेट वाले रहेंगे, तो ये जो खान अपना कोयला वोयला हीरा सोना किस जगह दोबारा से सोना मिल गया, कहाँ पे हीरा की खुदाई हो रही है भाई, कहाँ चांदी ज्यादा निकल आई, कोयला कहाँ दोबारा से निकल आया, ये सब वाली चीजें। लिथियम वगैरह जो भी अपडेट रहते हैं, जम्मू कश्मीर में निकला था तो शायद लास्ट ईयर वाले पूछा गया था ये लिथियम से रिलेटेड। तो ये सब चीजें ना अपडेट की जाती हैं आपकी जियोग्राफी में, ठीक है। अब देखते हैं हम भूगोल। यहाँ पे वही सूची दी हुई है, मैच करना है, ये सूची बहुत आती है इसमें। प्रशांत, आर्कटिक, हिंद और आंध्र, शुंडागर्त, प्यूटोरिको गर्त, मोरियाना और मोलॉय गर्त, ठीक है। यहाँ पे हम मैच कराते हैं, सीधा चलते हैं। यहाँ देखते हैं हमारी ट्रिक काम कर रही है कि नहीं। देखो यहाँ भी एकदम ट्रिक मेरी काम कर रही है, मैंने आप लोग को बताया था ना कि ये मैच करना चाहिए, एक पेयर मैच करे, कहीं पे भी एक पेयर मैच करे। देखो और किसी क्वेश्चन में नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे देखो ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, अलर्ट हो जाओगे, इन दोनों में से एक आंसर होगा। अगला हम देखते हैं कि प्रशांत है, मैरियाना खाई, आर्कटिक है, मोल लॉय खाई, हिंद है आपका शुंडा खाई, अंध मतलब अटलांटिक है आपका प्यूटोरिको की खाई। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैसें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। शनि ग्रह का वायुमंडल मुख्यतः 96.3% हाइड्रोजन और 3.25% हीलियम से निर्मित है। साथ ही यह अल्प मात्रा में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इथेन आदि गैसों की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। अगला हम देखते हैं कि म्यांमार का पेगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? खनिज तेल का। बागोयोमा, जिसे आधिकारिक तौर पर पेगोयोमा के नाम से जाना जाता है, म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला है जो इरावती और सीतांग नदी के मध्य अवस्थित है। यह क्षेत्र खनिज तेल के लिए जाना जाता है। निम्न किसमें से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? सुन्नी त्रिकोण का भाग आपका बशरा नहीं है। सुन्नी त्रिकोण बगदाद के उत्तर और पश्चिम में इराक का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज्यादातर सुन्नी अरब मुस्लिम मुस्लिम रहते हैं। यह त्रिकोण बगदाद, रमादी,
टिकरित के क्षेत्र को मिलाकर बनता है। ठीक है, अगला है कि यहाँ पे आपको वही कथन और कारण दिया गया है। कथन में दिया गया है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है, क्योंकि गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। कथन दोनों सही है, लेकिन व्याख्या ठीक नहीं है। अब हम देखते हैं पूरा सॉल्यूशन कि भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास दोनों गोलार्ध में सामान्यतः 30 से 45 अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। ठीक है, दोनों गोलार्ध में, उत्तरी में भी और दक्षिणी में भी। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता यह है कि यह शीतकाल में वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्मकाल प्राय शुष्क रहता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण वायु दबाव और पवन पेटियां के खिसकाव के कारण भूमध्य सागरीय जलवायु का विकास होता है। ग्रीष्म काल में सूर्य जब तक कर्क रेखा पर होता है तो वायु दाब एवं पवन पेटियों का खिसकाव उत्तरी ध्रुव की ओर हो जाता है तथा इन प्रदेशों में प्रचलित चक्रवातीय दशाएं और स्थल की ओर से आने वाले सूक्ष्म व्यापारिक पवनों का विस्तार हो जाता है। शीतकाल में जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो इन अक्षांशों पर पुनः सागर और महासागर के ऊपर से आने वाली पछुआ हवाओं का विस्तार हो जाता है और ये पछुआ हवाएं शीतोष्ण चक्रवातों से संबंध होने के कारण वर्षा होती है। ठीक है, अगला देखते हैं 39। वही कथन और कारण। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। दोनों ही आपके सही है। थोड़ा सा देख लेते, चिली तांबा उत्पादन में शीर्ष बना हुआ है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप मिलते हैं। यहाँ पे काराकोरम मरुस्थल निम्न में किस देश में अवस्थित है? कजाकिस्तान में। काराकोरम मरुस्थल का बड़ा भाग मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान में विस्तारित है। ये तुर्कमेनिस्तान के 70% से अधिक भूभाग पर आच्छादित है। इस मरुस्थल का नवीनतम विस्तार कजाकिस्तान के अरल सागर के क्षेत्र में हुआ है, जिसे वहां अरल काराकोरम के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि विकल्पों में दोनों ही देश हैं, अतः प्रश्न मूल्यांकन से बाहर किए जाने के योग्य। उल्लेखनीय है कि काराकोरम का शाब्दिक अर्थ होता है काला रेत, यानी कि ब्लैक सैंड। 41 है कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में, दोनों यहाँ पे हमारे सही हैं, ये 3 देशों में विभाजित है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। ये तीनों देश आपकी टिप्स पर होना चाहिए, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया का बोर्नियो द्वीप, तीनों देश इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई में विभाजित है। इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? आपका जर्मनी में पड़ता है। रूर मतलब जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी है। इस नदी घाटी के मध्य प्रमुख कोयला खनन और औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, जिसे रूर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक है? वो है आपका बोलिविया। ठीक है, बोलिविया दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है। इससे आप ये भी थोड़ा सा एनालाइज करते जाना कि किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पीसीएस की परीक्षा में। 2024 वाला मैं जल्दी आप लोगों को लाऊंगी, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2024 वाला एकदम बदला हुआ था, एकदम बहुत कुछ चेंजेस था। तो कोई नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या बदलाव था, पूरा चर्चा करेंगे उस पर। अगला प्रश्न है आपका 44। वही सूची दी हुई है इसमें, और दोबारा से मैच करते हैं। यहाँ पे जो मैं ट्रिक बता रही थी, कौन सा वाला? हाँ, यहाँ पे जो मेरी जो ट्रिक है वो फेल हुई है। यहाँ पे अब वो ट्रिक काम नहीं कर रही है, और इसमें कोई भी ग्रुप, कोई भी पेयर है ही नहीं, करेक्ट पेयर कोई है ही नहीं कि जिसका 1-1 हो, 2-2 हो। तो यहाँ मतलब एक आध ये रेयर है, मोस्टली वो वाला वर्क करता है। हम यहाँ पे देखते हैं ओसाका सूती वस्त्र, डेट्रॉइट मोटर वाहन, क्यूबा सिगार, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए था। ठीक है,
अब देखते हैं पर्यावरण के किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये 1976 था कतनिया घाट। दूसरे नंबर पर 1972 में आपका किशनपुर। तीसरे नंबर पर है चंबल 1979। रायपुर में कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा गया है। अगला है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। पर्यावरण के परिरक्षण और संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इसको बोलते हैं। भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT एक है, क्या है ये एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। DDT अब नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। ऐसे प्रदूषक सजीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। अजैव अपघटनीय प्रदूषकों के उदाहरण हैं DDT, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, रेडियोएक्टिव पदार्थ। ऐसे कि ये कभी खत्म ही नहीं होते, ये कभी घुलते ही नहीं है, इनको कीड़े मकोड़ों के थ्रू भी इनको खत्म नहीं किया जा सकता। मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग आपके बने रहते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी पशु पक्षी जो भी अगर वो चीज कंज्यूम कर रहे हैं, वो खा रहे हैं अनाज वगैरह या कुछ भी घास वगैरह वहां पे जो खेतों में रहती है, उसमें ये रह जाते हैं और फिर सबके लिए ये हानिकारक होते हैं। जो भी चीज लॉन्ग लास्टिंग की बनी रहेंगी तो वो पर्यावरण के लिए, इंसानों के लिए, पशुओं के लिए, सबके लिए हानिकारक ही होती है। देखते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्न से किस झील में अवस्थित है? लोकटक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान बिशनपुर जिला मणिपुर में स्थित है। यह पार्क लोकटक झील के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा का। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में लकड़ी, कोयला, गोबर बायोमास ऊर्जा से प्राप्त स्रोत हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा बायोमास का ऊर्जा स्रोत नहीं है। 50 प्रश्न है। 50वां है, निम्नलिखित कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑर्गन नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं आपकी जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि। ऑर्गन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वर्ष 1995 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका मुख्य उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषित करना था। इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना था। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसके प्रथम चरण में GAP-1 का उद्देश्य गंगा के जल को स्वच्छ करना था। गंगा एक्शन प्लान के द्वितीय चरण की शुरुआत वर्ष 1993 में की हुई थी। द्वितीय चरण GAP-2 के तहत गंगा की प्रमुख सहायक नदियां यमुना, गोमती, दामोदर को भी शामिल कर लिया गया था और वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत वर्तमान में 34 नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का काम चल रहा है। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है? ओजोन होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध मतलब फोटोकेमिकल स्मोक में स्मोक और फोग के मिलने से बना है। ये प्रकाश रासायनिक धूम्र में शामिल प्रदूषक निम्नलिखित हैं: नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट आदि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस, क्योंकि ये भूजल के स्तर को कम कर देता है। आसपास का जो भी पानी रहता है ना, उसको सोख लेता है, तो बाकी जो पेड़ पौधे होते हैं वो बेचारे बिना पानी के ही मर जाते हैं तड़प तड़प के। ये इसका कॉन्सेप्ट है। किसी देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? किस देश में मिलता है? बांग्लादेश में सबसे ज्यादा आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है वहां पे। यहाँ पे अर्जेंटीना नहीं है ऑप्शन में, लेकिन सबसे पहले नंबर पे अर्जेंटीना, दूसरे पे बांग्लादेश, तीसरे पे चिली, तीसरे उसके बाद में चीन, देन भारत, मैक्सिको और USA। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा। ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन द्वारा तप्त होता है।
भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? कोचीन बना है। करंट ओरिएंटेड ये आपका प्रश्न था। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 क्या थी? ये भी आपका करंट ओरिएंटेड है, क्योंकि आपको अब दोबारा वाली जो भी अपडेटेड आई है वो पढ़नी पड़ेगी। देखते हैं, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि लिम्नेटिक क्षेत्र में पानी का खुला क्षेत्र होता है। बिल्कुल सही है। पादप प्लवक सूक्ष्म जीव होते हैं जो जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। पादप प्लवक की वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लिम्नेटिक क्षेत्र पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि यह जल का खुला क्षेत्र होता है। अगला है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये तो एकदम आप लोग खुश हो गए होंगे देख के, 16 दिसंबर को मनाया जाता है। और जिस साल का, जैसे इस साल पूछा जाए अभी 25 में, तो उसकी थीम भी पूछ लेते हैं, वो पता होना चाहिए थोड़ा सा। वैसे तो यहाँ पे डेट पूछ ली गई, लेकिन थीम भी पूछी जा सकती है। थीम का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर किसी भी डेट को आप याद कर रहे हो ना, देखो दिवस जो याद करने का तरीका है ना, दिवस जो महत्वपूर्ण होते हैं ना, मोस्टली ऐसे तो इतने सारे दिए रहते हैं, कितना रटोगे, लेकिन थोड़ा सा आपने ध्यान दिया कि जिनकी थीम दी हुई है ना, और जिनकी थीम थोड़ी सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, टेक्निकल वेलफेयर, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में उसको यूज कर पा रहे हैं, वो उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना, वो वाले डेट्स, वो वाली थीम बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन इस तरीके से आपको जब भी आप डेट पढ़े तो इस तरीके से पढ़ना। परिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 60वां प्रश्न है। इसमें दोनों सही है कि यह उन स्थितियों की श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। दूसरा है प्रत्येक जाति का एक अलग स्थान होता है। पारिस्थितिकी निकेत उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। अब देखते हैं भाई साहब, साइंस वाले प्रश्नों पर पहुंच चुके हैं हम लोग। भौतिक विज्ञान से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं? यहाँ पे आपको एक और क्षेत्र दिया गया है, दूसरा और दिया गया है अनुमति योग्य शोर स्तर, मतलब नॉइस पॉल्यूशन को बैलेंस करने का क्या क्या मानक होते हैं, कितने मानक रखे गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आवासीय क्षेत्र के लिए कितना होना चाहिए, शांत क्षेत्र के लिए कितना होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए एंड व्यापारिक क्षेत्र के लिए। तो यहाँ से आप सीधा देख लो कि आवासीय क्षेत्र के लिए दिन में 55 होना चाहिए, रात में 45 होना चाहिए। शांत क्षेत्र के लिए दिन में 50 होना चाहिए, रात में 40 होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र के लिए 70 होना चाहिए दिन में, और रात में आपका 70 होना चाहिए। 1 मिनट। व्यापारिक क्षेत्र के लिए दिन में होना चाहिए 65 और रात में होना चाहिए 55। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सी आपका सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है वो देखते हैं। लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं? डायोप्टर में। दबाव को पास्कल में। ऊष्मा को जूली में। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य है कि प्रति इकाई समय में अपचय होने वाली नाविकों की संख्या या एसआई प्रणाली में इसकी इकाई बेकुरेल या क्यूरी इसका पुराना नाम है और गैर एसआई मानक है। ठीक है। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेट्रोल इंजन में। कार्बोरेटर अतिरिक्त दहन इंजन में प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है। इसका कार्य ईंधन के उचित दहन प्रॉपर बर्न के लिए वायु को ईंधन के साथ मिश्रित करना। कार्बोरेटर केवल पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है, केवल पेट्रोल इंजन में। ठीक है, डीजल में नहीं। इसके बाद में क्या है? 65। रसायन विज्ञान से किस तरीके के प्रश्न आते हैं वो देखते हैं कि नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? मीथेन। प्राकृतिक गैसों का महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसमें मुख्य रूप से का मीथेन होता है तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन आदि गैसें भी होती हैं। इस संपीड़ित सीएनजी मुख्यतः बनी होती है किससे? मीथेन से। सीएनजी में 80 से 90% तक मीथेन होता है।
67 है आपका कथन और कारण। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है क्योंकि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाले घोल समरस होता है। अब देखते हैं क्या है इसका आंसर है। इसका आपका ए पहला सही है, दूसरा गलत है। अब इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं कि ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों के अंतरों को देखा नहीं जा सकता है समांगी मिश्रण कहलाते हैं। नमक एवं पानी का घोल एक समांगी मिश्रण है। ठीक है। 68वां प्रश्न है सल्फर ड्रग्स निम्न में से किस प्रकार की औषधि है? ये एक आपकी प्रति जीवाणु की औषधि है, एंटीबैक्टीरियल। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? आपका वो है आपका ऊन। जैव निम्नीकरणीय वेस्ट क्रियाकलापों द्वारा जनित हुआ कचरा है जो जैविक तरीकों से हमारी प्रकृति में घुलकर नष्ट हो जाता है। यह पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऊन जैव निम्नीकरण पदार्थ है। जीव विज्ञान से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं? जैसे कि एक तरफ पादप रोग दिए हुए हैं और उसके कारण दिए हुए हैं कि कौन सा रोग किससे होता है, रोग से ही। ठीक है। जैसे खट्टे नाशर, गन्ने का लाल सड़न रोग, आलू का कृष्ण कांत रोग, गेहूं का साहू रोग किससे होता है? कीट, ऑक्सीजन की कमी, जीवाणु और कवक ये दिए हुए हैं, आपको मैच कराना है। जैसे कि खट्टे नाशर आपका जीवाणु से होता है, गन्ने का लाल सड़न रोग होता है आपका फंगस मतलब कवक से, आलू का कृष्णकांत रोग होता है ऑक्सीजन की कमी से, गेहूं का सेहू रोग होता है आपका कीट से। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? एकिनेडा, एकिडना सॉरी। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है किसका? निमोनिया का। बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। नवजात शिशुओं में यह जीवाणु निमोनिया एवं मेनिनजाइटिस के कारण हो जाता है, जबकि इन्फ्लुएंजा एक विषाणुजनक रोग है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्टिक कोशिकाओं द्वारा। डेंगू बुखार निम्न में से किस मच्छर के काटने से होता है? एंडीज के काटने से होता है। डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू विषाणु एंडीज इजिप्ट प्रजाति के मादा मच्छर के काटने से होता है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एस्पर्टेम, संश्लेषित मधुरक, रेयॉन्स, रूपांतरित स्टार्च, नियोप्रीन, विशिष्ट रबर, ऑक्सीटोसिन, हार्मोन्स। रेयॉन्स अर्थ सिंथेटिक होता है आपका, अर्थ सिंथेटिक फाइबर होता है, ना कि रूपांतरित स्टार्च रेयॉन्स। ठीक है, बाकी हमारे करेक्ट थे। अब देखते हैं पॉलिटिक्स किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सी वाला आपका सुमेलित नहीं है 62, क्योंकि मणिपुर में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 60 है। बाकी गोवा की 40 है, उत्तराखंड की 70 है, उत्तर प्रदेश की 403 है। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उनकी स्थापना के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कौन सी पार्टी कब गठित की गई थी? ये यहाँ पूछा गया है क्रम। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी आपकी 1984 में बनी थी, समाजवादी पार्टी 1992 में, तेलुगु देशम पार्टी आपकी 1982 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में बनी थी आपकी। भारत के नियंत्रण मालिका परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण भारत का नियंत्रण मालिका परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, कौन करती है? लोक उपक्रम समिति या लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी भारत सरकार के विनियोग लेख और वित्त लेखाओं की जांच करती है तथा उस पर भारत के नियंत्रण मालिका परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्यय का प्रति परीक्षण करती है। इसके अतिरिक्त संसद की लोक उपक्रम उपसमिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रण मालिका परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। और लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं। 79 में आपका कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में दिया हुआ है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। बिल्कुल करेक्ट है व्याख्या भी आपकी। 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यही कारण है कि 73वें संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय
शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। यहाँ पे भी आपके दोबारा से वही मैच करने वाली चीजें आ गई हैं, जिसमें हम देखेंगे कि तृतीय अनुसूची आपका शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चतुर्थ अनुसूची में आपका संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया। ये सूची वगैरह आप याद कर लेना और मैं कोशिश करूंगी कि ये सब पे थोड़ा सा नोट्स आप लोगों को शेयर करूं। सातवीं अनुसूची रहेगी संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। आठवीं अनुसूची रहेगी भाषाएं। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही सूचियों का मैच कराने के लिए दे दिया गया है। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1957 में। अशोक मेहता आई थी आपकी 1977 में। LM सिंह भी आई थी 1986 में। PK थुंगुन आई थी आपकी 1988 में। यहाँ पे है कि भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कब पारित किया गया था? 1986 में, सॉरी 1996 में। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून वर्ष 1996 में पारित किया गया था। 9 राज्यों में अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन कर पेशा 1986 के प्रावधान शामिल किए गए थे, जबकि 10वें राज्य राजस्थान ने पृथक अधिनियम राजस्थान पंचायत राज मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोविजन इन देयर एप्लीकेशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1999 अधिसूचित किया था। कुल 8 राज्यों ने ही नवंबर 2022 तक तत्संबंधी पेशा अधिनियम अधिसूचित किए हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सातवां आपका सही, दूसरा आपका सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि 7वीं लोक सेवा चुनाव 3 और 6 जनवरी 1980 को संपन्न हुए थे। बताओ क्या क्या पूछ लेते हैं यार। 11वीं कब हुई थी? 1996 में। 13वीं हुई थी 1999 में। 9वीं हुई थी आपकी 1998 में। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? 69वां संविधान संशोधन। वर्ष 1992 में 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष अधिकार प्रदान किया गया था। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा दिया गया था। इसे संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और एक प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया था। 85 है कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस विवाद में प्रतिपादित की गई थी? केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में ऐतिहासिक मामलों में संविधान में 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय में इसमें निर्णय दिया गया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन की पूर्ण शक्ति है, किंतु वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिसमें संविधान का मूल तत्व या आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान संशोधन से संबंधित जो भी मामले आते हैं उनका निर्णय इसी आधार पर होता है। अगला है आपका 86 निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और संस्थानों की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्य आपका कौन कौन सा है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना खंड जी में, राष्ट्रीय गान का आदर करना खंड ए में तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना खंड आई में शामिल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत DPSP के तत्वों में शामिल है। सॉरी, DPSP में शामिल है। 86 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। बाकी ये सब लोग उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति बन गए थे R वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहे थे। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। कब? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर इसके तहत 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत यदि 2 या 2 से अधिक राज्य यह करार करते हैं कि राज्यों के
उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा। तो यदि यह इस आशय का संकल्प उन राज्यों में प्रत्येक राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कर दिया गया तो संसद उन राज्यों के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकती है। अगला है वही दोबारा से मैच कराना है, और मैच कराने में देखो यहाँ पे दोबारा से वही मैच वाली चीजें आ गई हैं, ये मैच कर रही हैं दोनों, तो ये इनमें से एक करेक्ट है। थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पे आपका अध्यक्ष दिया गया है। देखो ये क्या है, करंट ओरिएंटेड प्रश्न है आपका, कि नवनिर्वाचित जो भी विधानसभाओं के उस टाइम इलेक्शन हुए थे तो उनके जो अध्यक्ष बने थे कहाँ कहाँ के बने थे, तो ये आपका करंट वाला प्रश्न है। देखो करंट के 20-25 लास्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे, ये अलग से आपके रहते हैं, ये आपके सब्जेक्ट वाइज करंट और आपका ओवरऑल रहेगा। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी, ये तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, क्योंकि तो आप करंट ओरिएंटेड ही आपकी पढ़नी होगी, जो अपडेटेड अभी विधानसभा के जो भी चुनाव हुए हैं वो सब आपको पढ़ना होगा। और अभी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, कहाँ पे जो भी 65 से प्लस थे, जो भी या जो डिसेबल लोग थे उनको मतलब घर से ही वोट देने का मौका दिया गया। तो कहाँ पे जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में भी जो 65 प्लस या 60 प्लस जो भी लोग थे एकदम बुजुर्ग, उनको भी घर से वोट देने का मौका दिया गया। तो ये 2 राज्यों में हुए थे इलेक्शन और दोनों जगह ये प्रोविजन अप्लाई किया गया है। और ये करंट में आप मेरे करंट वाले वीडियो देख लो, वहां पे आपको मिल जाएगा। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई है 24 अप्रैल 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की। इस व्यवस्था के साथ ही की गई है कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। हाँ, एक बात मुझे आप लोगों से पूछनी थी, रुको पहले पॉलिटी खत्म करा देती हूँ। तो पहला और दूसरा इसमें वही मैच कराना है दोबारा से, इसमें कोई मैच ही नहीं हुआ है तो इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पढ़ेंगे। भारतीय मजदूरी संघ, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और देखो आपको मेरा ये सेशन प्लीज पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट में अपने फीडबैक जरूर देना, ताकि मुझे अच्छा लगे। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, सुबह का 5 बज रहा है और मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मेंशन करना ना भूलना, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना, कैसी लगी आपको ये क्लास। और एक बात मुझे आप लोगों से पूछनी थी, रुको अभी नेक्स्ट पूछेंगे, अभी खत्म करते हैं थोड़ा सा। 93 का क्वेश्चन है कि निम्न के विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम जैसा संविधान में उल्लिखित है वैसा व्यवस्थित कीजिए, जैसे संघ और उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो क्या है, संविधान के भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य, संविधान का भाग 2 नागरिकता, संविधान का भाग 4 डीपीएसपी। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था आ गई। चलो पहले हम 100 क्वेश्चन कर लें, उसके बाद रुकेंगे, पहले नहीं रुकना है। मूल्यवान आईटी, देखो ये आपका, देखो अब मैं थोड़ा ट्रेंड बताऊंगी यहाँ पे। इकोनॉमी मोस्टली करंट ओरिएंटेड रहेगी, इकोनॉमी आपकी मोस्टली करंट ओरिएंटेड रहेंगे। इसमें प्रश्न देखते हैं, देखो ये भी करंट है, कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, अभी तो कोई मतलब नहीं है। ये देखते हैं यहाँ पे क्या है कि यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, वो कौन सा है। चलो ये थोड़ा सा स्टैटिक हो सकता है आपका, कि यूएनडीपी ने निर्धनता की 2 श्रेणियों की पहचान की है। पहली आय निर्धनता जो जीवन गुणवत्ता की आवश्यकताओं में कमी के कारण बढ़ती है, और मानव निर्धनता जो सम्मानपूर्वक जीवन स्तर को जीने से वंचित करने से संबंधित है। 96 है, वही सूची है आपकी, ये भी आपका स्टैटिक है। ठीक है, देखिए ये कितने स्टैटिक प्रश्न आपसे पूछे गए, जैसे कि एम एस स्वामीनाथन थे आपके हरित क्रांति से, एल के झा थे आपके आर्थिक प्रशासन सुधार से, वर्गीज कुरियन थे दुग्ध उत्पादन, मोरारजी देसाई थे बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। अगला है, देखो फिर वही आ गया, मानव विकास सूचकांक करंट ओरिएंटेड है पूरा, ये आपको अभी वाला अपडेट पढ़ना है जो मैं अभी करंट में पढ़ाई हूँ। टी माल्थस द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये तो पता ही होगा माल्थस थ्योरी, मैंने जनसंघ सेंसस अभी आपको कंप्लीट कराया है, उसमें पूरा माल्थस थ्योरी को मैंने डिस्कस किया है, जाके आप सेंसस कंप्लीट कर लेना, वहां से आपको पता चल जाएगा। देखो फिर आ गया ये वर्ष 2022 वाला, बिल्कुल करंट वाले तो ये रहेंगे नहीं, देख रहे हो कितने प्रश्न हो गए करंट वाले। ये थोड़ा स्टैटिक आ गया आपका, कौन सी योजना कब प्रारंभ की गई थी। ठीक है, देखो यहाँ पे वही 2 मैच कर गया, अब ये 3 में मैच कर रहा है,
तो अब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए, तो अपना दिमाग लगाना कि हाँ इन तीनों तक ही आपको सीमित रह जाना है। जैसे कि देखो 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। इसे ग्रामीण आबादी विशेष रूप से कमजोर समूह को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। NSAP एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम है। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना। 25 दिसंबर 2001 को सितंबर को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। मैं नींद में हूं ना, तो थोड़ा सा सितंबर को दिसंबर पढ़ दे रही हूँ। 101 जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, मतलब रिलेटेड करंट अफेयर है, थोड़ा सा 1-2 साल पहले का। तो 2019-20 में इसको लॉन्च किया गया था, जल जीवन मिशन को। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन योजना लॉन्च की गई थी। केंद्रीय बजट 2019-20 में यह सुनिश्चित किया गया था कि जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल पाइपलाइन जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के साथ मिलकर कार्य किया जाएगा। भैया पाइपलाइन तो हमारे घर भी पहुंच गई है, पता नहीं पानी पहुंचा है कि नहीं, क्योंकि जब मैं घर गई थी तो पाइप लगी हुई थी हमारे यहाँ भी, तो वो लग रहा है वाटर वाली थी, लेकिन पानी नहीं पहुंचा है। पाइप पहुंच चुकी है, देखते हैं कि अब पानी कब तक पहुंचेगा। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? किस उत्पाद को दिया जाता है? जो पर्यावरण से मित्रवत हो। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पूर्णतः पर्यावरण के अनुकूल हो, और इनको इको मार्क का लोगो दिया जाता है, जिसमें लोगो होता है मिट्टी का बर्तन। अब देखो ये क्या है ना, देखो भारत में कृषि में छूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे कि उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। भारत में सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। क्या? देखो बिल्कुल इनडायरेक्ट श्रेणी में आती हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। हाँ सी, पहला और चौथा इसका राइट है। पहला क्या है? भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे कि उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, कृषि पर दी जाने वाली सब्सिडी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे कि उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। विश्व व्यापार संगठन में कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। अब देखते हैं LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना, लीडिंग बैंकिंग स्कीम 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और इस बैंक को लीड बैंक की संख्या दी जाती है। प्रत्येक जिले को लीड बैंक से संबंधित जिले में शाख व्यवस्था के समन्वयन को अग्रणी भूमिका निभाता है। अगला है आपका मेक इन इंडिया कार्यक्रम। कब आया था? दोनों सही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आया था आपका 2014 में। इसका उद्देश्य था कि कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना। अब क्या 105, 105 हो गया, 106। जनसांख्यिकीय लाभांश कौन सा होता है आपका? 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या आपकी जनसांख्यिकीय लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में आती है, जो कि अब आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड बूढ़ा होने की कगार पर है और इंडिया इसका उपयोग नहीं ले पाया है समय रहते, क्योंकि आधी से ज्यादा जनसंख्या जो भी युवा बेरोजगार है वो 22% से ज्यादा युवा बेरोजगार है, और बेरोजगारी का कारण है कि स्किल ना होना। इट मीन्स कि भारत अपनी यूथ जनसंख्या, एक एनर्जीफुल जनसंख्या का
सही से उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि आज विश्व में भारत को अगर एप्रिसिएशन मिलता है उसकी एक वर्किंग एज पीपल और उसकी एक यूथफुल जनसंख्या की वजह से उसको इस बात के लिए एप्रिसिएशन मिलता है कि भारत के पास जवान लोग हैं जिनका वो अच्छा यूज कर सकता है। लेकिन पॉलिसियां सिर्फ कागजों में रह गई, रियल में कभी इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं, तो सभी आने इसके लिए रहे। देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे है देखो, एक तो आता है और जो जब कार्यशील आबादी 15 से 64 वर्ग की हिस्सेदारी गैर कार्यशील आबादी क्या होती है 14 वर्ष एवं उससे कम तथा 65 वर्ष या उससे अधिक की आबादी को, है ना। भारत में कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष की आयु को माना जाता है। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? आपका जैन का। ठीक है, जैन समुदाय की कुल जनसंख्या का लगभग 0.4%, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है। अब राज्य विशेष देख लेते हैं क्या आता है। राज्य विशेष देखो, बजट आज ही मैंने कंप्लीट किया, अपडेट किया, ये वीडियो देख लेना। बजट में देखो क्या पूछा जाएगा, बजट का आकार कितना है, किसी पर्टिकुलर योजना के लिए, किस योजनाओं के लिए कितनी फंडिंग की गई है, नहीं पढ़ना है ये को। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, हाँ ये थोड़ा है, ये तो ये क्या ही बदलेगा, लेकिन हाँ कुछ अपडेट भी हुए हैं, कुछ न्यू प्रोडक्ट अपडेट हुए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन से सुमेलित नहीं है। ये आपका लकड़ी के खिलौना बागपत वाला सुमेलित नहीं है, बाकी जो सही है वो पढ़ लेते हैं। अमेठी मूंज के उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, आगरा चर्म उत्पाद। ठीक है, बागपत क्या है? बागपत है घरेलू सजावटी सामान के लिए। अगला हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? कानपुर, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को, और उत्तर प्रदेश दिवस इसी दिन 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2018 में प्रथम बार प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाया था। कब मनाया गया था? 2018 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है। यह प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है और इसका वन्य जीव बिहार को वर्ष 1977 में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। अगला है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। बिल्कुल ये भी सही है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, क्योंकि कृषि क्रांति के बाद यह उपज वाली किस्मों के बीज उर्वरकों की अधिक उपलब्धता तथा सिंचाई की वृद्धि के कारण यहाँ पे ज्यादा अच्छी कृषि हो पाई। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? बधुआ बांध। बाकी जो उत्तर प्रदेश में वो देख लेते हैं। अडवा मिर्जापुर में, अरोरा मिर्जापुर में, बधुआ बांका बिहार में पड़ता है, बघेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब देखो ये रहा आपका करंट अफेयर, तो इन्हें तो हमें अब पढ़ना नहीं है। ठीक है, इन्हें तो पढ़ना नहीं है, ये तो करंट वाले पढ़ना है। जाके अभी करंट अफेयर वाले वीडियो देख लेना। ये यहाँ से करंट अफेयर आपका स्टार्ट हो रहा है। देख लो किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। जैसे कि अप्रैल 2022 में पुरुषों की बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? अब देखो आप स्वर्ण पदक पढ़ रहे हो ना, पहले सोने वाले जितने भी मिले हैं भैया उन पर ध्यान देना, क्योंकि वो सोने वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ नया किया हो, पहला किया हो, पहली बार हुआ हो, वैसी चीजें ज्यादा आती हैं। देखो ये एक्वेरियम कहाँ पे शुभारंभ किया है, पहली बार हुआ है। पहली महिला, देखो पहली महिला। मोस्टली जो चीजें एकदम पहली बार हुई हो या कुछ नया इनिशिएट हुआ हो, महिला एकल खिताब जीता है, कौन जीती है देखो। ये सूचकांक वगैरह आपको पता होना चाहिए, तो खैर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कोविड-19 के लिए ये टीका वगैरह। ये सब करंट वाला है, ठीक है, मैं बता दूंगी। यहाँ से विविध स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ तक ना कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो करंट से नहीं थे, तो कौन से थे?
ये लता मंगेशकर वाला भी करंट वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे है ये SDG गोल्स वाला, इससे ना हर बार एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैसे रटना है वैसे रट लो, एक प्रश्न आएगा ही आएगा इससे, जैसे रटना है वैसे रट लो। इसकी कुछ ट्रिक है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो ये यहाँ पे ये ट्रिक है, ये इससे एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। जैसे कि SDG 10 क्या है, असमानताओं में कमी करना है। SDG 13 क्या है, जलवायु परिवर्तन। SDG 14 क्या है, जल के नीचे जीवन। SDG 15 क्या है, भूमि पर जीवन। अब देखो ये वही आपका, देखो टीम पहली बार, मोस्टली जो थोड़े दिन ना एकदम क्लिक कर रहे हो ये शब्द कि अच्छा पहली बार हुआ है, कुछ नया आपको लग रहा हो ना, वैसे ही प्रश्न बनते हैं करंट में। अब ये विविध से किस तरीके के बनते हैं देख लेते हैं। 10 प्रश्न आपके कम समथिंग विविध से आएंगे, जिसमें आपका यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है, देखते हैं भैया क्या है। जिसमें पहला आपका राइट आंसर है, इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित था। ये थोड़ा सा वही करंट ओरिएंटेड रहते हैं इसमें भी। यूनाइटेड किंगडम पार्टी गेट स्कैंडल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। बोरिस जॉनसन पर आरोप लगाया है कि कोरोना प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच जून 2020 में जॉनसन 56 वर्ष के हुए थे। इस दौरान उनकी पत्नी द्वारा एक पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 30 लोग शामिल थे। उस वक्त सभी कार्यक्रमों में 2 से अधिक लोगों के आयोजन में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। इस पूरे विवाद को पार्टी गेट घोटाला नाम दिया गया था। इसके चलते बोरिस जॉनसन को अविश्वास प्रस्ताव का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि बोरिस ने विश्वास मत जीत लिया। अगला है, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे, चार्ल्स बूथ। निर्धनता एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धारित निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी चार्ल्स बूथ थे। इनकी पुस्तक लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल्स इन लंदन में गरीबी के बारे में उनके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों पर केंद्रित है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसमें ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तारित किया गया था, JS घुर्गे। यहाँ पे फिर वही मिलाने के लिए दे दिया है, कुछ बुक्स हैं और उनके राइटर्स हैं। जैसे कि रागमाला है आपका पुंडरीक विठल, रस कुमति श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाश का अंकित मखिन। अगला है आपका, कौन सी वाटर से विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है, हरियाली। उसके बाद में अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबी यात्रा, ये करंट वाला आ गया ये प्रश्न आपका। यहाँ पे ये है कि कौन से देवता के हाथ में चक्र त्रिशूल, ये तो आपको एकदम पता होगा, क्योंकि एकदम डर में जी रहे होगे आप लोग, तो पूरा एकदम सब अपने अपने फेवरेट भगवान जी को पकड़ के पूजा कर रहे होगे, तो ये तो पता ही होगा सबको। शिव, त्रिशूल, विष्णु, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। 47वां प्रश्न है, 147 कथन है आपका कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एक एवं कर्तव्य के विषय बनेंगे, क्योंकि रणनीतिक रूप से लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या ठीक नहीं है। 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता और के कर्तव्य बने, क्योंकि 20वीं शताब्दी में वैश्विक स्तर पर विविध परिवर्तनों के कारण इस मुद्दे पर बहुत ध्यान दिया गया है। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, इसीलिए इस मुद्दे को गति मिली है, ठीक है। अगला फिर दोबारा से वही दे दिया गया है, समाचार पत्रिका और प्रकाशन, ये थोड़ा हिस्ट्री से लिया गया है, ये आपको पता ही होगा। जैसे कि श्वेत बंधु था आपका स्वदेश था गोरखपुर से, भारत बंधु था हाथरस से, सत्यवादी था आगरा से, शक्ति था अल्मोड़ा से। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत में प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है, 3 मूर्ति भवन को, ठीक है। ये भी करंट ओरिएंटेड था। और 150वां प्रश्न है आपका थोड़ा सा हिस्ट्री से कि भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, देव समाज लाहौर, राधा स्वामी सत्संग आगरा, सनातन धर्म रक्षणी सभा कोलकाता। ये मैंने आपके 150 प्रश्न पूरा कंप्लीट करा दिया है। पूरे 150 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं 2022 का, जो भी पूरा एनालाइज मैंने कर दिया है। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाह रही थी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में बताना
कि क्या मैं घटना चक्र पर वीडियो बनाऊं, जैसे कि अभी एग्जाम आने वाला है 12 अक्टूबर का। अगर आप लोग कहें तो घटना चक्र को कोशिश करेंगे कि 15 से 20 दिन में जल्दी से स्पीड में हम लोग खत्म कर लें, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स चाहिए, ताकि हम फिर घटना चक्र को डिस्कशन कर करके ऐसे ही खत्म कर लेंगे। उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और साथ ही आपको मेरा ये कंप्लीट सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और कमेंट करना कैसा लगा, फीडबैक देना तो बनता है। तो इसी के साथ ये सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।